सीएपीए पेपर 2 की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट को हम कई तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ देयर प्रिपरेशन। जैसे कि देयर सर्टेन स्टूडेंट जो कि पूरे साल प्रिपरेशन करते हैं, देयर सर्टेन स्टूडेंट जो कि जनवरी के बाद अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कि जब सीएपीएफ का नोटिफिकेशन आता है तब वो अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड देयर सर्टेन स्टूडेंट जो कि एग्जाम से 2 महीने पहले अपनी प्रिपरेशन को किक स्टार्ट करते हैं। सो आज हम इस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, ठीक है। वी विल डिस्कस देयर आर सर्टेन स्टूडेंट, बट जो हमारा पैरामीटर होगा वो ड्यूरेशन ऑफ प्रिपरेशन नहीं होगा। वी विल डिस्कस कि पेपर 2 में देयर आर सर्टेन स्टूडेंट जो कि आंसर राइटिंग जो है रेकलेस आंसर राइटिंग है, प्रैक्टिस है, उस पर बिलीव करते हैं। एंड देयर आर सर्टेन स्टूडेंट जो कि ब्रेनस्टॉर्मिंग पे बिलीव करते हैं। तो इन दोनों के बीच में थोड़ा सा कंपेयर करते हैं कि क्या पॉजिटिव एंड क्या निगेटिव्स होते हैं जब आप आंसर राइटिंग को ही बेसिकली प्रैक्टिस करते हो या फिर जब आप इंटायरली ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो। देखो, प्रैक्टिस से मेरा मतलब ये है कि आपने बेसिकली किसी भी लेक्चर को देखा एंड उसके आपने नोट्स बनाए। फिर जब आपको एक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने के लिए दिया जाता है तो आपने वो नोट्स को रेफर किया एंड बेस्ड ऑन द रिकॉलिंग पावर ऑफ योर ब्रेन आपने यहाँ पे वो पॉइंट्स मेंशन किए अपने आंसर्स में, ठीक है। तो ये आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो गई। देखो, कभी कभी होता है जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप करते हो ना चाहते हुए भी ये पैसिव मैनर में हो जाता है। लाइक आपने देखा होगा देयर आर सर्टेन स्टूडेंट जो कि बहुत सारे आंसर्स लिखते हैं, 50 बहुत सारे एफएलटीज लिखते हैं, सिंगल आंसर बहुत सारे लिखते हैं, 50-100, ठीक है। बट स्टिल उनकी कॉपीज में वो चीजें नहीं मिलती हैं जो कि एक टॉपर के कॉपीज में होनी चाहिए, है ना। तो आप प्रैक्टिस तो कर रहे हो बट आप पैसिव मैनर में कर रहे हो, ठीक है। और ये अंदाजा बिल्कुल भी नहीं रहता उनको, ठीक है। एंड देयर आर सर्टेन स्टूडेंट, देखो यहाँ पे अभी हम डिस्टिंक्टली बिलीव कर रहे हैं कि यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, बट इसको हम को ज्वाइन भी करेंगे। तो देखो, देयर आर सर्टेन स्टूडेंट जो कि ब्रेनस्टॉर्मिंग में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं एंड आई वाज द वन ऑफ देम। सो देखो, ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या बेसिकली होता है कि जितने भी तरह के डायमेंशंस आप सोच सकते हो, जितने भी तरह के आइडियाज सोच सकते हो, भले वो कितना ही वेग हो, इनिशियली मैं बात कर रहा हूं, भले ही वो कितना वेग हो, इम्प्रैक्टिकल हो, लेकिन आप सोच रहे हो, ठीक है। योर ब्रेन इज कॉन्टिन्यूसली थिंकिंग, एक क्रिएटिव थिंकिंग कर रही है, इट इज अ एक्टिव प्रोसेस, है ना। तो ये काफी जरूरी हो जाता है एंड इससे बेसिकली ये होता है कि आप लेस टाइम में बेटर चीजें यूटिलाइज कर पाते हो, ठीक है। सपोज प्रैक्टिस आप रेकलेस प्रैक्टिस कर रहे हो बट आपकी आंसर्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, एंड अगर इंप्रूव हो रहे हैं तो कॉन्टिन्यूसली आप चीजों को लगातार करते जा रहे हो ताकि वो आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाता है। बट ब्रेनस्टॉर्मिंग में जब आप एक्टिवली रिकॉल करते हो तो आप शॉर्टर टाइम में बेटर रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है। एंड जब मैं जितने भी कॉपीज में देखता हूं तो देखता हूं उसमें जो ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला फैक्टर है वो लैकिंग है। एंड ये मुझे कैसे पता चलता है, देखो देयर आर सर्टेन स्टूडेंट, जब उनकी कॉपीज देखोगे आप तो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज नॉट फुलफिल्ड, है ना। फ्लो ब्रेक होती है, पैरा ट्रांजिशन में इशू आता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो उनका ऐसे होता है वो मल्टी डायमेंशनल नहीं होता है, एंड जो पॉइंट्स वो लिखते हैं वो प्रायोरिटाइज नहीं होता है, थीम्स को रिलेट नहीं कर पाते हैं। तो ये इसलिए भी एक इशू होता है। तो ये चीजें कैसे रिजॉल्व होंगी, यहाँ पे एक मेजर रोल आती है ब्रेनस्टॉर्मिंग की, ठीक है। देखो, देयर आर सर्टेन स्टूडेंट जो कि एग्जाम में जाके ब्लैंक हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि आपको अचानक एक क्वेश्चन मिला एंड उसको देख के आपके दिमाग ने प्रोग्राम ही नहीं किया। आपने बेसिकली हर आंसर को लिखने से पहले नोट्स रेफर किए हैं या फिर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता लिया लाइक चैट जीपीटी और जेमिनी। बट जब एग्जाम में वो चीजें आती हैं तो आप तुरंत ब्लैंक हो जाते हो जब भी आप नए क्वेश्चंस को देखते हो या फिर आप रैंडम क्वेश्चन को देखते हो, यानी कि आपके में वो ब्रेनस्टॉर्मिंग वाली पैटर्न डेवलप नहीं हुई है, ठीक है। सो इसको करते कैसे हैं, कैसे किया जाएगा, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। थोड़ा सा धैर्य रखना क्योंकि लेक्चर लंबा होने वाला है, ठीक है। मैं पहले ही बता देता हूँ लेक्चर बहुत लंबा होने वाला है, ओके। सो अकॉर्डिंग टू मी द ब्रेन स्टॉर्मिंग इज द की टू आंसर राइटिंग। देखो, जो भी चीजें सपोज ना, सबसे बड़ा इशू जो डिमांड की बात आ जाती है, डिमांड फुलफिल नहीं करना, खैर उसके बाद ना मल्टी डायमेंशनलिटी की जो हम बात करते हैं कि आप डिफरेंट डायमेंशन में सोचते हो। कभी भी आपके जो नोट्स होते हैं जब उन्हें रेफर करते हो तो वो आपको एक तरह से इनहिबिट करते हैं वन डायमेंशन में सोचने के लिए। बट सपोज आप अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को क्या आईआर से रिलेट कर पा रहे हो, ठीक है। क्या आप बेसिकली इसे आप एजुकेशन से रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं, हेल्थ से रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। इसे आप इंडियन सोसाइटी से रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं, उसमें आपने यूथ, वुमेन, चाइल्ड, अदर वल्नरेबल सेक्शन से रिलेट करते हो कि नहीं करते हो, इकोनॉमी से रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, क्या आप इन्वायरमेंट से रिलेट कर पा रहे हो, क्या आप एग्रीकल्चर से रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं। यही होती है बेसिकली एक दिमाग में आपकी खिचड़ी बन रही है कि नहीं बन रही है, दैट इज कॉल्ड अ ब्रेनस्टॉर्मिंग। एंड देखो, जो एक मैं बेसिक जो टेम्पलेट बता रहा हूं, देखो यूपीएससी का एक सिंपल सा डिमांड है कि
आपको जेनरिक पॉइंट ही लिखने हैं, बट फ्रॉम दी ऑल द डायमेंशंस, जो रेलिवेंट डायमेंशंस है उसे आप मेंशन करो। आपको बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज नहीं होना। देखो ये जनरल स्टडीज का पेपर होता है ना, जीएस का आता है, जीएस एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन लिख के आता है, ठीक है। तो अगर कोई टॉपिक आपको लगता है इंटरनल सिक्योरिटी से है, तो आपको उसमें बहुत बड़ी डिग्री नहीं हासिल करनी है कि आपको बस इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से ही लिखना है। क्या आप उसे आईआर से रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, ये चीज़ें होती हैं। यानी कि आप एक डायमेंशन निकाल पा रहे हो कि नहीं, एंड वो डायमेंशन जेनरिक हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें हम वैल्यू एडिशन बाद में कर लेंगे, है ना। बट एटलीस्ट आप जेनरिक डायमेंशन तो निकाल पा रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये चीज़ें जो है काफ़ी मायने रखती हैं, ठीक है। सो ये मैं धीरे धीरे बताऊंगा कि वाई आई एम टेलिंग यू दी ब्रेनस्टॉर्मिंग इज द की टू आंसर राइटिंग, इट इज अ मास्टर टू आंसर राइटिंग। देखो अगर शॉर्ट टाइम में चीज़ों को करना है तो ब्रेनस्टॉर्मिंग सबसे बड़ा आपका वेपन होना चाहिए, ठीक है। ओके, शॉर्ट कमिंग्स गॉट एड्रेस्ड इफ द सप्लीमेंटेड विद द एक्टिव प्रैक्टिस। देखो ऐसा नहीं है ना कि जैसे मैं बता रहा था कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो एंड आप ब्रेनस्टॉर्मिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, तो ये आपका इशू है। या फिर आप केवल ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, ये भी आपका इशू, क्योंकि आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे सेंटेंस फॉर्मेशन में। सेंटेंस फॉर्मेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक बैलेंस की जरूरत पड़ती है। लाइक फॉर मी, जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, सिंस आई हैव वेरी शॉर्ट टाइम 8 months, उसके बीच में आई हैव गिवन ऑलमोस्ट 60 to 70% टाइम ऑन द ब्रेनस्टॉर्मिंग, जबकि मैं 30 to 40% टाइम आंसर राइटिंग को या फिर प्रैक्टिस को देता था। तो देखो मोर ओवर मैं टॉपिक्स पे ज़्यादा सोचता था, ब्रेनस्टॉर्मिंग करता था। देखो मेरा मानना है ना कि आंसर लिखने से पहले आंसर सोचना बहुत ज़रूरी होता है, एंड ये चीज़ें आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग में आती हैं कि आप एट द इंस्टेंट क्या उस पर 4 पॉइंट निकाल सकते हो। आपको एक आर्गुमेंट दिया जा रहा है, क्या एट द इंस्टेंट आप उससे 5 पॉइंट निकाल पा रहे हो। भले ही वो जेनरिक हो, कोई बात नहीं, बाद में उसमें हम केस स्टडीज कीवर्ड्स वगैरह यूटिलाइज करेंगे, बट ये मायने रखता है कि आपने वो 5 पॉइंट रेलिवेंट निकाले कि नहीं निकाले। तो ये कैसे आएगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग से आएगा, ठीक है। देखो कुछ जनरल सजेशन देता हूँ, ये तो पूरे लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन देखो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग को इग्नोर कर रहे हो तो आप अपनी जो आंसर राइटिंग की फंडामेंटल्स है उसे आप कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। देखो फिर से मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ, ब्रेनस्टॉर्मिंग इज द की टू आंसर राइटिंग। अगर आपकी जो बेसिकली ऐसे में डिमांड का इशू आता है, मल्टी डायमेंशनलिटी का इशू आता है, पैरा ट्रांजिशन का इशू, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ब्रेनस्टॉर्मिंग से ही लिंक है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब देखो जैसे आंसर राइटिंग होती है ना, वैसे ही जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है, इसको इट्स नीड टाइम, है ना। ये एक तरह का स्किल है, एंड स्किल धीरे धीरे टाइम के साथ आता है, यूं ही नहीं आ जाता है। तो देखो आप स्टार्ट कर रहे हो, देयर सर्टेन स्टूडेंट, देखो कभी भी आप फॉर एग्जांपल आपको एक यूपीएससी का क्वेश्चन दिया जाता है एंड उसको आपको सोचने में 40 मिनट्स लगते हैं, 45 मिनट्स लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्टिंग में थॉट्स नहीं आते हैं, किसी को भी नहीं आते हैं, बिगिनर के साथ बहुत इशू होता है, बट ओवर द टाइम ये 2 मिनट में भी हो सकता है, ओवर द टाइम ये 1 मिनट में भी हो सकता है, ओवर द टाइम ये आप माइंड में ही सोच सकते हो। तो यहां से यहां तक पहुंचने की जर्नी में आपको एक टाइम की जरूरत है, आपको एक एक्टिव लर्निंग की जरूरत है, आप कंटिन्यूअसली उस ब्रेनस्टॉर्मिंग में लगे रहोगे, ठीक है। तो मैं वो सारे स्टेप्स बताऊंगा, और मैं क्या फॉलो करता था, आपको 3 स्टेप्स बताऊंगा कि ब्रेनस्टॉर्मिंग में ये सारी चीजें इंक्लूड करो। पहले हम सिंपल ब्रेनस्टॉर्मिंग पे बात करेंगे, फिर उसमें प्रायोरिटाइज करेंगे, रिलेवेंट बनाएंगे, है ना। तो हर तरीके की बात करेंगे, तो काइंडली बेयर विथ मी, काफी लंबा लेक्चर होगा, है ना। अब देखो क्या होती है ना कि बहुत सारे जगह आप देखोगे कि देर इज अ पेस्टल अप्रोच जो कि बहुत फेमस है। मैं कभी भी मल्टी डायमेंशनल की बात करता हूं तो ये मेरे दिमाग में कभी नहीं आता है, बट देखो सिंस स्टूडेंट इस पे बार बार एम्फेसाइज करते हैं तो एक बार बात कर ही लेते हैं कि पेस्टल अप्रोच में क्या होता है कि आप एक आंसर को कितने डायमेंशन में सोच पाते हो, लाइक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल, ठीक है। बट मैं इस पे जाता ही नहीं हूँ। सी हमें तो यूपीएससी ने एक सिलेबस दिया है, बट वो सिलेबस आप इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हो, तो हमने उसे 18 थीम्स में डिवाइड किया, जिसको फर्दर हमने सब टॉपिक में डिवाइड किया है। तो अगर आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है तो आप उसके बेसिस पे सोचो, ये सोचो कि यही मेरा सिलेबस है, ये 18 डायमेंशंस हैं जिसे मुझे सोचना है, ठीक है। जिससे मैं आपको बताता हूँ, सपोज देखो जस्ट अ सेकेंड, जो 18 थीम्स हैं, सपोज आपको ऐसे सोचना है कि इंटरनल सिक्योरिटी है, उसमें क्या इस मॉड्यूल में बेसिक्स ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेट हो पा रहा है कि नहीं टॉपिक, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेट हो पा रहा है कि नहीं, डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया से क्या ये जो टॉपिक गिवन है वो रिलेट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये आपके डायमेंशन है, ओवरऑल यही आपका पेस्टल अप्रोच है। देखो आप 18 तरीकों से सोच पा रहे हो, ठीक है, और वो इनहिबिट नहीं कर रहा है आपकी लर्निंग को। अब क्या वो आईआर से रिलेट हो, ये आपके दिमाग में एक तरह का पोस्टर बन जाना चाहिए कि मुझे इन डायमेंशन में सोचना है, ठीक है। एंड पूरे अपने कोर्स में हम इन्हीं चीजों को कवर कर रहे होंगे, तो ये आपके दिमाग में छप जाएगा, ठीक है। जैसे इंडियन सोसाइटी हो गई, वुमेन हो गया, चाइल्ड हो गया, यूथ हो गया, वल्नरेबल सेक्शन में ट्राइबल्स हो गए, ट्रांसजेंडर पीपल हो गए, ओल्ड एज हो गए, ठीक है।
तो क्या इनसे ये टॉपिक रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इज्म कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट, थीम रिलेशन में बहुत काम आता है। क्या इनसे रिलेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा? क्या एजुकेशन, हेल्थ, इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, तो देखो यहाँ पे सारे डायमेंशन है ऑलरेडी, दैट इज द गिवन डायमेंशन। आपको पेस्टल में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपल, ये आपके सिलेबस का पॉइंट है एंड इसके सब पॉइंट भी देखोगे तो आप, हमने यहाँ पे शेयर किए हैं, देखो ये इसके सब पॉइंट्स हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे वल्नरेबल सेक्शन देखा तो अच्छा इसके सब पॉइंट है, तो इस तरीके से देखो एंड फिर देखो कि क्या इससे मेरा जो टॉपिक गिवन है वो रिलेट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। तो ये आपका एक टेम्पलेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि ब्रेनस्टॉर्मिंग में जनरली लोग पेस्टल अप्रोच की बात करते हैं, बट मैं इस कन्वेंशनल थॉट में बिलीव नहीं करता हूँ। आपको सिंपली इसी जो हमने आपको 18 थीम्स करा रहे हैं, यही आपकी 18 डायमेंशंस बनेगी और इसके सब डायमेंशंस बनेंगे। एंड कोई भी टॉपिक आएगा तो एटलीस्ट 6 to 7 डायमेंशन आपको मिल ही जाएंगे। मैं जो आपको अभी टॉपिक में ब्रेनस्टॉर्मिंग कराऊंगा उसमें मैं 14 डायमेंशंस को रिलेट करके दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा कि ये कैसे भी रिलेट किया जाता है, ठीक है। तो अगर कम से कम आप 5 to 6 डायमेंशन में रिलेट कर लेते हो तो इट्स ऑल फाइन, आपका ऐसे की जो बॉडी है वो तो एड्रेस हो ही जाएगी। तो पेस्टल अप्रोच से बेटर है कि ये जो 18 थीम्स वाली अप्रोच है वो आप लेके चलो, तो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। और एक चीज ध्यान में रखना कि स्टार्टिंग में आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ऑलमोस्ट आई एम टेलिंग यू 70 to 75% टाइम गिव टू ब्रेनस्टॉर्मिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 25% गिवन टू आंसर राइटिंग। देखो ये एक तरह की एक्टिव लर्निंग है। सपोज आपने ये सारी चीजें एड्रेस की, फिर आपने जो आंसर लिखे उसमें जो फीडबैक है उन्हें इंप्लीमेंट करो डायरेक्टली, ठीक है। ये नहीं कि कॉन्टिन्यूसली बस आप प्रैक्टिस करते जा रहे हो और आपको उसमें फर्क नहीं आ रहा है। हर कॉपी में लिख के आता है कि ओके इट्स नीड टू बी मल्टी डायमेंशनल, इट्स नीड टू बी फुलफिल द डिमांड ऑफ द ऐसे, ठीक है। तो ये चीजें कैसे होंगी? ये चीजें ब्रेनस्टॉर्मिंग से होंगी, मैं आपको करके दिखाऊंगा वो सारी चीजें, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है ना कि आपको जो पढ़ाया जाता है आप उसे नोट्स में लिख लेते हो, यानी कि आपके पास वो नॉलेज है, वो एक्यूमेन है, ठीक है। तो उसे रिकॉल भी करना होता है, उससे रीजनरेट करने पड़ते हैं पॉइंट्स को, ठीक है। और ये चीजें आपको रियल टाइम में करनी आनी चाहिए। एग्जाम में आपको 1 या 2 मिनट में पूरे के पूरे डायमेंशन खोलने आ जाने चाहिए। तो ये चीजें कैसे आएंगी? ब्रेनस्टॉर्मिंग से आएंगी, ठीक है। यहाँ पे जो आपको टॉपिक दिए जाते हैं उसमें कोई टाइम लिमिट, कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। बट वहां पे तो आपके पास वो टाइम लिमिट होगी ना, ठीक है। मैंने 3 लिमिट्स की बात की थी ऐसे राइटिंग में, ठीक है, वर्ड लिमिट, पेज लिमिट, टाइम लिमिट, वहां पे तो वो टाइम लिमिट होगा ना, तो वहां पे ब्रेनस्टॉर्मिंग ही हेल्पफुल होगा, है ना। एंड मैं आपको लिख के बता दे रहा हूं कि इट इज नॉट अ इजी एक्सरसाइज, इट इज नॉट एट ऑल इजी एक्सरसाइज। आपका माइंड टोटली एक टाइम ऐसा है कि सोच ही नहीं पाएगा, फिर भी आपको वो प्रेशराइज करना है कि ओके कैन आई मेक अ 1 पॉइंट हियर, क्या मैं इसको इंटरनल सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी से रिलेट कर पा रहा हूं, क्या मैं इसको इससे रिलेट कर पा रहा हूं। तो मैं बता रहा हूं इट इज अ वेरी हैक्टिक टास्क, है ना। एंड इजी एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है, एनर्जी कंज्यूमिंग है, ओवरऑल माइंड आपका एग्जॉस्ट हो जाएगा, टोटली एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो अगर थोड़ा सा कम टाइम में आपको ज्यादा इंप्रूवमेंट करना है तो आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग पर रिलाई करना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है ना कि ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अ सुपर पावर, इट इज नॉट एट ऑल अ सुपर पावर, बस प्रैक्टिस की बात है। जैसे आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हो वो भी इसके प्रैक्टिस की बात है। तो आपको आंसर राइटिंग में ब्रेनस्टॉर्मिंग को सप्लीमेंट करना है, एक्टिव लर्निंग करना है। यूं ही नहीं कि कहीं चीजों से नोट से आपने सीधे कॉपी में छीप दिया या फिर चैट जीपीटी का यूटिलाइज करके वहां से पॉइंट लेके छेप दिए, नहीं, आपको अपने माइंड को वहां पे यूटिलाइज करना है। क्या वो अलग डायमेंशन सोच पाता है, क्या वो डिफरेंट डायमेंशन सोच पाता है। तो ये सारी चीजें ब्रेनस्टॉर्मिंग से आती है। देखो मैं ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि ये इजी एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो तुरंत डेस्परेट मत हो जाना कि ओके आई कैन नॉट थिंक इन द मल्टीपल डायमेंशन। टाइम लगता है, बहुत धीरे धीरे आती है, बट एक बार आ जाएगी तो बिल्कुल ये आपको हर जगह यूजफुल होगी, ठीक है। मैं बताऊंगा कि आप इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, ओके। तो एक चीज बिल्कुल ध्यान में रखना कि इट इज नॉट एट ऑल रिप्लेसमेंट टू द आंसर राइटिंग, इट विल ओनली सप्लीमेंट द आंसर राइटिंग, है ना। केवल आंसर राइटिंग नहीं करनी है, उसके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग भी अच्छे से करनी है। एंड केवल ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करनी है, उसके साथ आंसर राइटिंग भी करनी है, यानी कि आपने जो पॉइंट निकाले हैं उन्हें इंप्लीमेंट भी करना है। तो एक चीज ध्यान में रख लेना कि ब्रेनस्टॉर्मिंग इज नॉट अ रिप्लेसमेंट बट अ सप्लीमेंट टू दी आंसर राइटिंग, है ना। तो ओवरऑल ये एक्टिव रिकॉलिंग पे बेसिकली बेस्ड है ना। तो इससे आपके डायमेंशंस होंगे एंड डायमेंशंस आपको नंबर बनाएंगे, ठीक है। देखो सबसे बड़ी बात होती है ऐसे में कि आप क्या उसकी डिमांड को फुलफिल कर पा रहे हो, क्या उसे आप मल्टी डायमेंशनल क्रिएट कर पा रहे हो। अगर मल्टी डायमेंशनल क्रिएट करते हो तो इट विल ब्रिंग यू मोर नंबर्स, ठीक है। एंड ये चीजें कहीं ना कहीं ब्रेनस्टॉर्मिंग से ही आएंगी, ठीक है। तो देखो मैंने बता दिया कि किस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो।
60/40 या फिर 50/50 है ना, तो ये अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। एंड आप जो भी नोट्स बना रहे हो ना, हम वहाँ पे अल्टरनेट डेज पे जो प्रैक्टिस कराते हैं, तो उसमें आप बेसिकली ये ब्रेनस्टॉर्मिंग नोट्स भी 1 या 2 पेज का बनाओगे एंड उस टॉपिक के साथ ऐड करोगे। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब उसे आप रिवाइज करोगे तो कुछ नए पॉइंट्स आएंगे, वो फिर वो ऐड करोगे, ठीक है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग नोट्स भी एक अलग से आपको बनाने हैं हर टॉपिक के, ठीक है। तो ओवरऑल ये कुछ चीजें थी, कुछ जनरल सजेशंस थे जो कि मुझे आपको देने थे। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। मैंने फिर से बताया है कि कुछ जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, लाइक कि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन मीट नहीं हो रहा है, फ्लो नहीं बन पा रहा है, पैरा ट्रांजिशन में इशू आ रहा है, मल्टी डायमेंशनल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। आप डायमेंशंस को प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे हो, आप थीम्स को रिलेट नहीं कर पा रहे हो, आप एग्जाम में ब्लैंक हो जा रहे हो, कुछ नहीं लिख पा रहे हो, ठीक है। ये सारी चीजें अगर रिजॉल्व करनी है तो यू हैव टू स्टिक टू द ब्रेनस्टॉर्मिंग, एंड इट इज द ओनली वेपन जो कि आपकी पेपर 2 की आंसर राइटिंग को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाएगा। अगर आप उसमें न्यू चीजें, जो इनरिचमेंट वाली चीजें मैं बताता हूं, वो आप सप्लीमेंट कर देते हो, तो इट विल बी जस्ट अबव आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। और जो ब्लैंक होने की बात थी, वहां पे मैंने बताया कि आप पेस्टल अप्रोच से हटके जो 18 थीम्स सिलेबस अप्रोच है उस पे आप फोकस करो, ठीक है। उस टेम्पलेट को फॉलो करो तो आप बिल्कुल ब्लैंक नहीं होगे। तो ये सब कुछ बेसिक सी चीजें थी। अब देखो, अब ब्रेनस्टॉर्मिंग मैंने इतनी बार बोल दिया, तो थोड़ा सा मैं बता भी देता हूँ कि ब्रेनस्टॉर्मिंग होती क्या है ना, ये भी आप थोड़ा सा दिमाग में क्लियर रखो। ओवरऑल कुछ नहीं है, एक तरह की क्रिएटिव थिंकिंग है, एक तरह की टेक्निक है जिसमें आप बेसिकली लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज को जनरेट करते हो, एंड ये चीजें शॉर्ट पीरियड में होनी चाहिए, यानी कम समय में आप बहुत ज्यादा आइडिया जनरेट कर लेते हो, तो इसे बोलते हैं हम ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है। अब देखो, वाई ब्रेनस्टॉर्मिंग इज इंपॉर्टेंट, तो इसको समझाने के लिए मैंने बताया कि जो आपकी शॉर्ट कमिंग्स थी उसे अगर आपको एड्रेस करनी है तो आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग पे फोकस करना पड़ेगा, बट इसको एक नए तरीके से समझते हैं, ठीक है। मैं आपको समझाता हूं, देखो कोई भी चीज क्यों जरूरी है वो समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अदरवाइज आप उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझोगे। तो इसके लिए इसको इस तरीके से समझते हैं ना, जस्ट अ सेकेंड, ओके, ठीक है। वाई ब्रेनस्टॉर्मिंग इज इंपॉर्टेंट, तो हम एक बात करते हैं कि जो यूपीएससी की डिमांड है उसे हम एक न्यू पर्सपेक्टिव से सोचते हैं कि व्हाट यूपीएससी एक्चुअली डिमांड्स फ्रॉम यू। जहां तक हमारी पेपर 2 या फिर जहां तक हमारी एसए या आंसर राइटिंग की बात आती है, तो यूपीएससी हमसे डिमांड क्या करती है। देखो, कुछ बेसिक्स डिमांड की मैं बात करूं, देखो पहला डिमांड है कि आपको जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं पेपर 2 में ना, आप उसे टाइमली फिनिश करो। क्योंकि क्या होता है कि देयर सर्टेन स्टूडेंट, जो किसी का ऐसे छूट जाता है, किसी का आर्गुमेंट छूट जाता है, तो यानी कि आप एड्रेस कर रहे हो टॉपिक को, या फिर आप सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो, दिस इज द बेसिक डिमांड, है ना। अदरवाइज आपके नंबर कम आएंगे। तो राइटिंग ऑल द क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, फर्स्ट बेसिक डिमांड, ठीक है। दूसरी डिमांड ये है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है, आप डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को एड्रेस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। जो क्वेश्चन पूछा गया आप उसे इंटरप्रेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, एंड उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर को लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज मेट और नॉट, है ना। ये कभी कभी हम किसी क्वेश्चन को मिस इंटरप्रेट कर पाते हैं, है ना, एंड उसकी वजह से हम टॉपिक से कुछ अलग ही लिख देते हैं, एंड ये जो इशू है ये मोस्टली लोगों के साथ होता है। तो ये भी एक बेसिक सी डिमांड है जो यूपीएससी हमसे एक्सपेक्ट करती है। देखो, अगर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन फुलफिल नहीं करोगे तो नंबर बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ठीक है। फिर भूल जाना कि नंबर मिलेंगे। तो ये दूसरी डिमांड हो गई। तीसरी चीज होती है कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो क्या विजिबल है। बहुत लोगों की हैंडराइटिंग विजिबल नहीं होती है, या फिर लेजिबल नहीं होती है, क्लियर नहीं होती है, ठीक है। तो उसे पढ़ पाएगा बंदा कि नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात देखो, ये जो 3 बेसिक चीजें मैंने बताई, ओवरऑल ये यूपीएससी हमसे डिमांड करती है कि आप टाइमली सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो कि नहीं कर पा रहे, सभी क्वेश्चन आप लिख के आ रहे हो कॉपी में कि नहीं लिख के आ रहे हो, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को आप एड्रेस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आप बेसिकली आप जो अपनी कॉपीज लिख रहे हो उसमें आपकी जो हैंडराइटिंग है या फिर जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो विजिबल है कि नहीं है, लेजिबल है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं है। तो ये तो बेसिक चीजें होगी, बट अबव ऑल 2 चीजें और यूपीएससी हमसे एक्सपेक्ट करती है, ठीक है। ये देखो, ये तो बेसिक चीजें हो गई। कुछ अदर चीजों की बात करते हैं। देखो, चौथी चीज है जो हमने मल्टी डायमेंशनैलिटी की बात की, कि देखो क्या होता है ना कि आप, ये जीएस का पेपर है, मैंने फिर से एम्फसाइज किया, जनरल स्टडीज एसेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का पेपर है, तो आपको जेनरिक पॉइंट्स ही लिखने हैं, बट दैट्स कम फ्रॉम डिफरेंट डायमेंशंस, है ना। आप कई सारे डायमेंशन से चीजों को लाओ। देखो, डायमेंशंस इंक्रीज योर नंबर, जब भी आप डिफरेंट डायमेंशन ऐड करोगे वो आपके नंबर को इंक्रीज करेंगे। एटलीस्ट 4 या 5 डायमेंशन तो आपको लिख के ही आने हैं, ठीक है। तो जो मल्टी, ऐसा नहीं होता ना, देखो कुछ आंसर्स होते हैं जिसमें आपने बेसिकली एक ही चीज को पकड़ा, ठीक है। जैसे इमर्जिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स फॉर द इंडिया, तो आपने साइबर सिक्योरिटी को पकड़ा एंड उस पर 3 पैराग्राफ ओपन कर दिए।
तो आपने एक ही टॉपिक को एड्रेस किया तो उससे बेसिस पे वैसे ही नंबर मिलेंगे, बट वहां पे आपने 3-4 डायमेंशन ओपन किए डिफरेंट इश्यूज के, तो यानी कि आप कई तरीके से सोच सकते हो। सो मल्टी डायमेंशनैलिटी एक इंपॉर्टेंट डिमांड है जो कि यूपीएससी की मेट होनी चाहिए अगर आपको अपने नंबर इंक्रीज करने हैं तो, ठीक है। एंड इसके लिए हमने बताया कि आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी। ब्रेनस्टॉर्मिंग से पहले आप 18 जो हमारी थीम्स है उसके बेसिस पे सोच सकते हो। इन थीम्स के बीच में आपको रिलेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, यानी कि थीम इंटर रिलेशन भी आनी चाहिए। सो जो फोर्थ डिमांड है कि राइटिंग द जेनेरिक पॉइंट फ्रॉम ऑल द डायमेंशन, ठीक है, दिस इज द फोर्थ पॉइंट। जो पांचवी डिमांड है जो कि यूपीएससी हमसे एक्सपेक्ट करती है, देखो ये तो बेसिक्स हो गए, जो यहां से मैं बात कर रहा हूं वो आपके मार्क्स को इंक्रीज करेंगे कि देयर मस्ट बी स्पेसिफिक वैल्यू एडिशन। अब ये वैल्यू एडिशन किस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ रेडीमेड चीजें आप ले जा सकते हो फॉर द इंट्रो, फॉर द बॉडी, फॉर द कंक्लूजन, ठीक है। फिर आप देखोगे कि हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, हम रिपोर्ट्स या डेटा की बात करते हैं, हम कीवर्ड्स की बात करते हैं, हम फ्रॉम मॉडल की बात करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं आपके बेसिकली आंसर्स को इनरिच करेंगे। कुछ एक्रोनिम यूज करना है ना, तो ये सारी चीजें तो मैं आपको बेसिकली क्लासेस में बताता ही हूं, तो वो स्पेसिफिक वैल्यू एडिशन है। अब यहां पे देखो कि आप समझो ना कि आप बेसिकली स्पेसिफिक वैल्यू एडिशन कर ले रहे हो, ठीक है, बट आपके जो टॉपिक की डिमांड है आप वही नहीं फुलफिल कर रहे, तो आपको क्या नंबर मिलेगा। देखो ये बेसिक चीज है ना कि आपने क्वेश्चन को इंटरप्रेट नहीं किया, फिर आपने बहुत अच्छा आंसर लिखा, बट उस टॉपिक के आपने आगे चल के मतलब उससे कोई उसका रिलेशन ही नहीं है, तो क्या आपको नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा, है ना। तो आपके पास आउटस्टैंडिंग पॉइंट है, इनरिचमेंट पॉइंट है, बट आप जो ऊपर की 3 डिमांड है उसे फुलफिल नहीं कर रहे हो, तो इट इज ऑफ नो यूज एट ऑल, ठीक है, कोई भी यूज नहीं है। तो मैंने ये चीजें तो आपको बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेस देके बता दी है, ठीक है, एंड ये चीजें भी थोड़ी बहुत आपको पता है, बट ये जो चौथा एस्पेक्ट है वो मिस हो गया था ब्रेनस्टॉर्मिंग का, ठीक है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे, मल्टी डायमेंशनैलिटी पे बात करेंगे, है ना, तो आपको समझ में आएगा। देखो यहां पे अगर मैं बात करूं, जस्ट अ सेकेंड, ओके, तो देखो यहां पे 2 चीजें आती हैं। पहली चीज है, देखो कन्वेंशनल तरीके से हम चलते हैं अगर, तो कन्वेंशनल तरीका जो है आंसर राइटिंग का, अगर आप कन्वेंशनल तरीके से जाते हो, यहां पे हम ब्रेनस्टॉर्मिंग को हटा देते हैं, ठीक है, देयर इज नो यूज ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग इन द कन्वेंशनल मेथड, मतलब यूज है, बहुत मिनिमल यूज है। तो अगर आप कन्वेंशनल तरीके से आंसर राइटिंग करते हो तो आप यूपीएससी के 3 बेसिक डिमांड को फुलफिल कर देते हो। लाइक पहली डिमांड है आपने टाइमली चीजों को, देखो सभी क्वेश्चन को आपने लिख दिया है, डिमांड को आपने एड्रेस कर दिया है, आपकी प्रेजेंटेशन ठीक ठाक है, तो ये तो बेसिक जो आप कन्वेंशनल आंसर राइटिंग है उससे आपकी ये चीजें हो जाएंगी, ठीक है। अब ये चीजें आप लाओगे कैसे, लाइक आपने कोई लेक्चर देखा तो आप उसके नोट्स बनाओगे, नोट्स मेकिंग करोगे, उन लेक्चर्स को रिवाइज करोगे, ठीक है, एंड जब आपको आंसर राइटिंग करना होगा तो आप इन्हीं चीजों को, इन्हीं पॉइंट्स को रिकॉल करोगे, है ना, तो ये चीजें आप एग्जाम में लिखोगे। तो ओवरऑल कुछ इस तरीके से आप चलोगे इन द कन्वेंशनल मेथड, ठीक है। बट अब यहां पे हम बात करते हैं कि अगर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो तो क्या होता है, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग में आप देखो कि आप यहाँ पे वो जो मल्टी डायमेंशनैलिटी की चीज होती है ना, वो बेसिकली कहीं ना कहीं इग्नोर रह जाती है, क्योंकि आपको देखो रैंडम क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में ना, आपको नहीं पता है, अगर वो एक टॉपिक से रिलेट हो जाता है तो आप उसी पे पूरा लिख देते हो रामकथा, बट ऐसा नहीं करना है, आपको मल्टी डायमेंशनली सोचना, यानी कि यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग आ जाती है, ठीक है। तो ये जो चौथी जो डिमांड है यूपीएससी की, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग मीट करती है, एंड स्पेसिफिक वैल्यू एडिशन तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी बेसिकली ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ हमें ऐड करनी होती है, ठीक है। तो अगेन आई एम एम्फसाइजिंग कि अगर आपके पास आउटस्टैंडिंग पॉइंट है, वो कोई भी काम का नहीं है अगर ये 3 पॉइंट मीट नहीं करते हो, एंड ये अगर 3 चीजें आप मीट करते हो तो आपके एवरेज मार्क्स मिलेंगे, एवरेज से भी बिलो मार्क्स मिल सकते हैं, बट आप उसमें ये मल्टी डायमेंशनैलिटी थ्रू द ब्रेनस्टॉर्मिंग अगर ये ऐड करते हो, ये चीजें ऐड करते हो, अगर ये 5 डिमांड मीट करते हो तो आपको अबव एवरेज मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो मैंने वो चीजें बता दी कि आप कन्वेंशनल तरीके से जो आंसर राइटिंग कर रहे थे उसमें क्या फ्लॉज हैं। उसमें ये सबसे बड़ा फ्लॉ है कि आप बेसिकली अपने ऐसे को मल्टी डायमेंशनल नहीं बता पाते हो, एंड कभी कभी इसी वजह से जो डिमांड ऑफ द ऐसे है वो फुलफिल नहीं हो पाती है, ठीक है। अगर आपके दिमाग में कोई प्रायोरिटी सेट नहीं है कि मैं इन डायमेंशन को एड्रेस करने वाला हूं, तो जब आप पैरा को ट्रांजिशन करते हो, एक पैरा से दूसरे पैरा में जाते हो, तो आप बेटर तरीके से उसे ज्वाइन नहीं कर पाते हो, ठीक है, वो रिलेशन स्टैब्लिश नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो ये चीजें आ जाती है, अब रिलेशन स्टैब्लिश नहीं करोगे तो फ्लो बिगड़ जाएगा, ठीक है, एंड इस वजह से कभी कभी डिमांड भी एड्रेस नहीं होती, तो ओवरऑल ये आपके लिए एक नाइटमेयर सा साबित होता है, ठीक है। तो अगर इन चीजों को एड्रेस करना, क्योंकि देखो वहां पे जो क्वेश्चन आएंगे, वहां पे आपको रैंडम क्वेश्चन आएंगे, तुरंत एड्रेस करना होगा, तो वहां पे ब्रेनस्टॉर्मिंग ही आपका एक लौता तरीका है जिस पे आप रिलाई कर सकते हो, ठीक है।
तो आई होप मैंने इतनी सारी जो राम कथा बताई कि वाई ब्रेनस्टॉर्मिंग इज इम्पोर्टेंट, ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अब देयर इज अनदर थिंग कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करते कैसे हैं, तो मैं यहाँ पे आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करके दिखाऊंगा। ठीक है, पहले हम बेसिक तरीके पे जाएंगे, ठीक है, उसके बाद मैं इन चीज़ों में ऐड करूंगा, 3 प्रोसेस ऐड करूंगा, एंड लास्ट में मैं अपना तरीका बताऊंगा कि उसमें कैसे आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो। ठीक है, तो ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है या फिर ब्रेन मैपिंग जिसे बोलते हैं या फिर ब्रेन राइटिंग जिसे बोलते हैं, इसे भी हम ब्रेक करेंगे कई टुकड़ों में एंड समझेंगे कि हम किस जैसे ये सारी चीज़ें होंगी, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के लिए भी होंगी। ठीक है, तो उस बेसिस पे हम समझेंगे, थोड़ा सा देखेंगे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है।